कैसे हैं सब लोग। आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे एकदम। चलो हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इससे पहले तक हमने जो बात की थी वो लिफ्ट तक बात कर ली थी। कहाँ तक बात कर ली थी? लिफ्ट तक। आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे अपन फ्रिक्शन। आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो क्या स्टार्ट करेंगे? फ्रिक्शन, मतलब घर्षण की बात करेंगे अपन। किसकी बात करेंगे? घर्षण। तो आज अपना जो टॉपिक है वो कौन सा है? फ्रिक्शन। तो सबसे पहले फ्रिक्शन होता क्या है, घर्षण होता क्या है? तो एक अपोजिंग फोर्स होता है कि अगर कोई दो ऑब्जेक्ट हैं वो एक दूसरे के ऊपर चल रहे हैं, जैसे ये रोड है और इसके ऊपर कोई कार चल रही है या फिर कोई और सरफेस है, तो इस तरीके से इसका जो उठा हुआ भाग है वो इसके दबे हुए भाग में अड़ जाएगा, इसका जो उठा हुआ भाग है वो इसके दबे हुए भाग में, मतलब अप डाउन करके जो सरफेस बन रहा है वो एक दूसरे को क्या कर लेंगे? इंटरलॉक कर लेंगे, मतलब जकड़ लेंगे। तो यहाँ आगे चल पाएगा क्या? नहीं चल पाएगा। तो ये दोनों जब मोशन का क्या करेंगे, अगर ये इस तरफ चल रहा है तो ये है वो इसके अपोजिट में क्या लगाएगा? फोर्स। इसी को क्या कहा जाता है? फ्रिक्शन फोर्स। मतलब इसी को क्या कहा जाता है? घर्षण कहा जाता है। तो घर्षण क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है कि यदि कोई दो ऑब्जेक्ट हैं वो एक दूसरे के ऊपर चल रहे हैं और जब चल रहे हैं तो वहां पे बात क्या की जाएगी कि उसके मोशन को क्या करे? अपोज करे, उसकी गति का क्या करे? विरोध करे। और अगर ये इस तरफ चल रहा है तो ये किस तरफ लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। वो फोर्स क्या कहलाता है? फ्रिक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्रिक्शन कहलाता है, घर्षण कहलाता है। तो फ्रिक्शन क्या होता है, घर्षण क्या होता है कि यदि कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर चल रही है या फिर चलने का प्रयास करेगी तो उसके गति के विरुद्ध एक बल लगता है, उस बल को क्या कहा जाता है? घर्षण बल कहा जाता है। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है कि दो ऑब्जेक्ट हैं वो एक दूसरे के ऊपर मूव करें या फिर ट्राई टू मूव करें, मतलब मूव करें या फिर चलने का क्या करें? प्रयास करेंगे, तो उसको क्या कहा जाता है? फ्रिक्शन फोर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्रिक्शन फोर्स। और ये जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, मतलब स्थैतिक घर्षण। पहला जो होता है वो क्या होता है? स्थैतिक घर्षण। दूसरा होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। दूसरा क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शन, मतलब सीमांत घर्षण। दूसरा क्या है? सीमांत घर्षण। और तीसरे को बोला जाता है गतिज घर्षण या फिर काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन, इसको डायनेमिक फ्रिक्शन भी बोला जाता है, हिंदी में बोलते हैं इसको गतिज घर्षण। तो ये क्या क्या होता है? ये क्या क्या होता है तो देखा जरा। तो स्थैतिक घर्षण या फिर स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा? जब बॉडी किस में हो? रेस्ट में हो। जब बॉडी किस में हो? रेस्ट में हो या फिर विराम में हो। तो यदि कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर विराम में रखी है, चल नहीं रही, उस समय जो घर्षण होगा वो कौन सा होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, स्थैतिक घर्षण होगा। जब वस्तु क्या हो? एक दूसरे के ऊपर रखी हुई हो, चल नहीं रही हो। दूसरा गतिज घर्षण क्या होगा? तो गतिज घर्षण क्या हो कि अगर ऑब्जेक्ट है वो मोशन कर रहा हो या फिर किस में हो? गति में हो। अगर वस्तु एक दूसरे वस्तु के ऊपर रखी हुई है, चल नहीं रही, उस समय जो फ्रिक्शन होगा वो क्या होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। उस समय जो घर्षण होगा वो क्या होगा? स्थैतिक घर्षण। लेकिन अगर वस्तु चल रही है दूसरे वस्तु के ऊपर, उसके गति कर रही है उसके ऊपर, तब घर्षण कौन सा होगा? तो गतिज घर्षण। तब जो फ्रिक्शन होगा वो कौन सा होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। लेकिन लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन, सीमांत घर्षण क्या होता है कि ऐसी कोई वस्तु, जैसे ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है, न समतल है, इस पर कोई ट्रक रखा हुआ है। अब ये इस अवस्था में रखा हुआ है कि अगर मैंने इसको थोड़ा सा भी टच कर दिया तो ये क्या करने लगेगा? चलने लगेगा। तो वो अवस्था जब वस्तु चलने वाली हो लेकिन चले नहीं, मतलब मैक्सिमम पोजीशन पे हो कि अगर मैंने थोड़ा सा भी इसको टच कर दिया तो ये चलने लगेगी, तो उस समय जो फ्रिक्शन होगा उसे क्या कहा जाता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन या फिर सीमांत घर्षण कहा जाता है। तो सीमांत घर्षण समझ में आया क्या? कि वो स्थिति जब वस्तु चलने वाली हो लेकिन चले नहीं, मतलब मूव होने वाली हो लेकिन मूव ना हो, तो मैक्सिमम पॉइंट पे हो किस पे? स्टैटिक के, तो उसको क्या कहा जाता है? सीमांत घर्षण बोला जाता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन बोला जाता है। दूसरी बात यहीं से याद कर लेना कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन,
मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। मतलब स्थैतिक घर्षण के अधिकतम मान को, किसको, अधिकतम मान को क्या कहा जाता है, सीमांत घर्षण कहा जाता है। तो ध्यान रखना कि स्थैतिक घर्षण के अधिकतम मान की बात की जाएगी तो क्या आएगा, सीमांत घर्षण। और सीमांत घर्षण होता क्या है कि वस्तु चलने वाली हो लेकिन चले नहीं। इसको दिखाते हैं अपन म्यू एस से, इसको म्यू एल से और इसको म्यू के से। तो सबसे ज्यादा फोर्स कहाँ लगाना पड़ रहा है अपन को, सीमांत घर्षण में। इस वजह से सीमांत घर्षण सबसे ज्यादा होता है, उससे कम क्या होता है, स्थैतिक घर्षण, और सबसे कम क्या होगा, डायनेमिक फ्रिक्शन या फिर काइनेटिक फ्रिक्शन। सबसे ज्यादा होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, उससे कम होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, और उससे भी कम होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। अब ये होता कैसे है, तो एक बात बताओ कि अगर हम चल रहे हैं तो फ्रिक्शन कम होगा तभी तो चल पाएंगे। तो किसमें चल रहे थे, गतिज घर्षण में। डायनेमिक फ्रिक्शन में जब चल रहे हैं तो मतलब फ्रिक्शन यहाँ पे क्या है, कम है। और स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या है कि अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में फोर्स कम लगेगा, तो वो क्या हो गया, स्टैटिक फ्रिक्शन कम हो गया, स्थैतिक घर्षण कम हो गया। और सीमांत घर्षण सबसे अधिक क्यों है, क्योंकि हम इसको मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहे हैं, अधिकतम मान की बात कर रहे हैं, इस वजह से सीमांत घर्षण सबसे ज्यादा होता है, उससे कम स्थैतिक घर्षण होता है और सबसे कम गतिज घर्षण होता है। अब बात करते हैं कि घर्षण के नियम। अब बात करते हैं लॉज ऑफ फ्रिक्शन, लॉज ऑफ फ्रिक्शन या फिर घर्षण के नियम। तो ये क्या होता है, सबसे पहली बात कि किस पर डिपेंड करता है, प्रकृति पर। प्रकृति का मतलब है नेचर ऑफ सरफेस, नेचर ऑफ सरफेस। मतलब क्या है कि जो सतह है उसकी प्रकृति कैसी है, सतह की प्रकृति पर। इसका मतलब क्या है कि सतह चिकनी है या फिर खुरदरी है तो किस पर डिपेंड करेगा, एक तो नेचर पर डिपेंड करेगा। दूसरी बात किस पे डिपेंड नहीं करेगा, तो एरिया ऑफ कांटेक्ट, एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करेगा। मतलब क्षेत्रफल पे निर्भर नहीं करेगा। क्षेत्रफल का मतलब क्या है कि अगर ये कोई पृष्ठ हो, इस पे मैं पेन रखे हूं तो या तो पेन को ऐसे रख लूं तो मतलब कम एरिया आ रहा है, और अगर ऐसे रख दूं तो भी ज्यादा एरिया आ रहा है। तो ये एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करता, चाहे इसको पूरा रख दूं चाहे थोड़ा सा रख दूं, जो फ्रिक्शन की वैल्यू होगी वो उतनी ही रहेगी। मतलब कह सकता हूं कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो हमेशा कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है, ये नहीं बदलता। ध्यान रखना, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोला जाता है, इसको घर्षण गुणांक बोला जाता है। ये क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, मतलब ये क्या है, घर्षण गुणांक, और इसका मान हमेशा नियत रहता है। इसका जो मान है वो कैसा है, हमेशा नियत रहता है, ये परिवर्तित नहीं होता। कोई भी दो वस्तुएं हैं, उन दो वस्तुओं के लिए इसका मान हमेशा कैसा रहेगा, नियत रहेगा। दूसरी बात ध्यान रखना कि म्यू की वैल्यू होती है वो हमेशा एक से कम होती है, घर्षण गुणांक का मान होता है वो हमेशा एक से कम होता है। दूसरी बात अब देखें जरा, तीसरा है कि अगर कोई सतह है जिस पर कोई ब्लॉक रखा हुआ है और इस पर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है एफ, और न्यूटन के तीसरा नियम, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तीसरा नियम क्या कहता है, प्रतिक्रिया के लिए एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जब इधर लग रहा है तो इसके विपरीत एक अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगता है, इसको बोला जाता है अभिलंब प्रतिक्रिया बल। मतलब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, इसको क्या बोला जाता है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो कहता क्या है तीसरा लॉ, तीसरा नियम ये कहता है कि जितना घर्षण बल होगा वो समानुपाती होगा किसके, अविलंब प्रतिक्रिया बल के। जब इस समानुपाती को हटाते हैं तो घर्षण गुणांक आता है, एक नियतांक आता है, उस नियतांक को बोला जाता है घर्षण गुणांक। मतलब क्या है, अगर इस प्रोपोर्शनल को हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट आएगा
उस कांस्टेंट को बोला जाता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। उस कांस्टेंट को क्या बोला जाता है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो आई बात समझ में? दो तीन नियम थे। पहला नियम क्या है कि प्रकृति पर डिपेंड करेगा, मतलब नेचर पे डिपेंडेंस होगी। दूसरा नियम ये कहता है कि ये क्षेत्रफल पे निर्भर नहीं कर रहा, मतलब एरिया ऑफ कांटेक्ट चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो, जो फ्रिक्शन की वैल्यू होगी वो हमेशा कैसी रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। इस वजह से कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है, दूसरी नियत रहता है। दूसरी बात, इसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा एक से कम होती है। तीसरी बात, ये यूनिट लेस है, नो यूनिट। दूसरी बात ये क्या है? इकाईहीन राशि है, इकाईहीन राशि है। यहां से देख लो, म्यू बराबर है एफ अपॉन आर, एफ की इकाई न्यूटन, अभिलंब प्रतिक्रिया बल भी है, इसकी भी न्यूटन। कट गया, क्या आया? कुछ नहीं। तो ये कैसी है? एक विमाहीन राशि है, इकाईहीन राशि है, मतलब यूनिट लेस और डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। चले आगे। आर एक अभिलंब प्रतिक्रिया बल है, तो इसके लिए एक नीचे की तरफ क्या लगेगा? mg। दोनों को संतुलित कर दूं तो दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे? बराबर। तो आर की वैल्यू होती है वो कितनी होती है? mg। आर बराबर क्या होता है? mg। यही वेट था, याद हो तो लिफ्ट अभी पढ़ी थी थोड़ी देर पहले, यही क्या था? वेट, भार। इससे पहले वाले लेक्चर में लिफ्ट पढ़ाई थी मैंने सबसे लास्ट। चलो अब पढ़ते हैं घर्षण गुणांक, घर्षण कोण कितना होता है? घर्षण कोण मतलब एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? तो जैसे अगर ये कोई ब्लॉक रखा हुआ है, इस पर नीचे फोर्स कितना लग रहा होगा? mg। ऊपर कितना लग रहा है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स r। और इस पे इस तरफ फोर्स लग रहा है कितना? ff। जब एक फोर्स ऊपर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, तो इसका रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से होगा। एक फोर्स ऊपर लग रहा है, एक बल ऊपर लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है, तो इसका जो परिणामी होगा वो कुछ बीच में से जाएगा। कितने एंगल पे गया? लैम्डा पे। अगर इसको इस तरीके से मैं मिला दूं पूरे को, सॉरी, तो ये एफ एफ है, तो ये भी तो ऊपर एफ एफ होगा। लगा टेन थीटा अगर मैं लगाऊं इसमें, तो टेन थीटा बराबर क्या आ जाएगा? ए ओ और बी। तो ए बी अपॉन ओ ए हो जाएगा, और ए बी बराबर क्या हो गया? एफ एफ। ओ ए बराबर क्या हो गया? आर। तो अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला पढ़ा था, एफ एफ बराबर क्या था? म्यू आर। तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा? एफ एफ अपॉन आर। तो यहां से क्या लिख सकता हूं कि टेन लैम्डा, सॉरी टेन लैम्डा, एंगल कितना लिया हमने? लैम्डा। तो टेन लैम्डा बराबर क्या हो गया? म्यू। मतलब घर्षण कोण है वो किसके बराबर होता है? घर्षण गुणांक के बराबर होता है। मतलब एंगल ऑफ फ्रिक्शन है वो किसके बराबर होगा? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बराबर। ध्यान रखना इस बात को। चले आगे। इसमें बस तुम्हें केवल और केवल क्या याद रखना है कि जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है वो किसके बराबर होता है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बराबर। घर्षण कोण होता है वो घर्षण गुणांक के बराबर होता है। चलो आगे देखें, विराम कोण क्या होता है? मतलब एंगल ऑफ रिपोज। इसको बोला जाता है विराम कोण। क्या होता है विराम का मतलब? क्या होता है? वस्तु स्थिर अवस्था में होगी, मतलब बॉडी किसमें हो? रेस्ट में हो। तो विराम कोण होता है क्या है कि नत समतल और क्षैतिज तल के बीच में जो कोण बनता है उस कोण को क्या कहा जाता है? विराम कोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विराम कोण कहा जाता है। दूसरी बात, इसको विराम कोण क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो एंगल जिसपे वस्तु किसमें हो जाए? विराम में आ जाए। तो यदि कोई वस्तु नत समतल पे रखी हुई है और नत समतल पे ऐसी रखी हुई है कि उसके बीच में, नत समतल के बीच और क्षैतिज तल के बीच में एक कोण ऐसा है जिसमें वस्तु किसमें आ गई? विराम में आ गई, तो इस कोण को बोला जाता है विराम कोण। तो एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है कि इंक्लाइंड प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन के बीच एक ऐसा एंगल जिसपे बॉडी किसमें आ जाए? रेस्ट में आ जाए, उसको क्या बोला जाता है? विराम कोण या फिर एंगल ऑफ रिपोज बोला जाता है। अब देखें जरा, इस पे वेट लग रहा होगा नीचे की तरफ कितना? mg। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा होगा कितना? r। अगर मैं mg को दो पार्ट में डिवाइड करूं तो ये किस तरफ लग रहा है? ये एंगल थीटा है, तो हमेशा थीटा के साथ कॉस आता है, तो ये हो गया mg cos थीटा। और इधर दूसरा हो जाएगा कितना?
एम जी साइन थीटा। अगर मैं इसको नॉर्मली बात करूं तो ये किस तरफ जाएगा, नीचे की तरफ। अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ। अब मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि इक्विलिब्रियम कंडीशन, साम्य अवस्था क्या बताई थी कि आमने सामने के बल कैसे हो जाएं, बराबर हो जाएं। मतलब एफ एफ बराबर इन इक्विलिब्रियम, मतलब साम्य अवस्था में क्या होगा, आमने सामने के बल कैसे होंगे, बराबर। तो एफ एफ बराबर क्या हो गया, एम जी साइन थीटा, और आर बराबर क्या हो जाएगा, तो एम जी कॉस थीटा। लगा दो, एफ एफ अपॉन आर बराबर क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा अपॉन एम जी कॉस थीटा। एम जी से एम जी कैंसिल, तो ये आ गया एफ एफ बराबर, एफ एफ अपॉन आर बराबर टेन थीटा। एफ एफ अपॉन आर बराबर टेन थीटा, और ये किसके बराबर है, म्यू के बराबर। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि म्यू बराबर क्या हो गया, तो टेन थीटा, और यही किसके बराबर था, टेन लैम्डा के बराबर। तो कह सकता हूं कि जो म्यू है वो बराबर होगा किसके, एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन के। मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, घर्षण गुणांक है, वो बराबर है किसके, विराम कोण और घर्षण कोण के बराबर। किस किस के बराबर है, विराम कोण और घर्षण कोण के बराबर है। चलें, तो ध्यान रखना कि विराम कोण क्या होता है कि नस समतल और क्षैतिज तल के बीच में एक ऐसा कोण जिसमें वस्तु किस में आ जाए, विराम में आ जाए, उसको क्या कहा जाता है, विराम कोण बोला जाता है। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है कि इंक्लाइंड प्लेन और हॉरिजॉन्टल के बीच में एक ऐसा एंगल जिसपे बॉडी किस में आ जाए, रेस्ट में आ जाए, उसे क्या कहा जाता है, एंगल ऑफ रिपोज कहा जाता है। चले आगे, इसके कुछ केस दिए हैं, उन केसों को देखते हैं अपन कि क्या केस बनते हैं, कैसी कंडीशनें बनती हैं। तो उन्होंने कहा है कि दो ब्लॉक हैं ए और बी। केस फर्स्ट है कि दो ब्लॉक हैं ए और बी, इसका मास कैपिटल एम, इसका मास स्मॉल एम है। ये बी है और ये ए है। वो कह रहा है कि इन दोनों के बीच जो फ्रिक्शन है वो कितना है, जीरो। इन दोनों के बीच भी फ्रिक्शन कितना है, जीरो। लेकिन वो कह रहा है कि मैं बी पे क्या लगा रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं। तो केस फर्स्ट वो कह रहा है कि बी पे फोर्स लगाने पे केवल और केवल बी चले, मतलब बी क्या हो, मूव हो, ए मूव नहीं हो, ए मूव नहीं हो। तो एफ बराबर क्या होता है, एम ए, और बी चल रहा है तो इसको ए बी लिख दूं, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, एफ अपॉन एम। क्या हो जाएगा, एफ अपॉन एम। सेकंड केस है, सेकंड केस में वो कह रहा है कि अब इन दोनों के बीच में पहले फ्रिक्शन फोर्स कितना था, जीरो था, लेकिन अब वो कह रहा है कि इन दोनों के बीच जो फ्रिक्शन फोर्स है वो लगाए गए फोर्स से कैसा है, ज्यादा। अगर मैं इस पे एफ लगा रहा हूं तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो ज्यादा है, किससे, लगाए गए फोर्स से। इसका मास कितना है, एम, इसका मास कितना है, कैपिटल एम। और अगर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है तो मतलब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी लगेगा। अब एक बात ये बताओ मुझे कि अगर मैं यहाँ पे 10 न्यूटन लगा रहा हूँ और ये अपोजिट डायरेक्शन में, सॉरी इसकी जो डायरेक्शन है वो इसके अपोजिट है, कितने न्यूटन से, 15 न्यूटन से, तो ये इसको मूव कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। और अगर ऊपर वाली वो ऑब्जेक्ट नहीं चल रहा और यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कितना है, जीरो है, इन दोनों के बीच सरफेस और ए के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कितना है, जीरो। सतह और ए ब्लॉक के बीच में जो घर्षण बल है वो कितना है, जीरो। लेकिन ऊपर लगाया गया बल घर्षण बल से कम है, तो ये तो नहीं चलेगा, बी तो नहीं चलेगा, लेकिन नीचे से दोनों साथ में चलेंगे। तो मतलब ए और बी बोथ मूव, मतलब अब कैसा चलेगा, ए और बी दोनों मूव करेंगे तो एफ बराबर एम ए होता है। अब एम कितना आएगा, दोनों चल रहे हैं तो दोनों का एम आएगा, इंटू ए बराबर एफ। तो ए की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, एफ अपॉन एम प्लस एम। तीसरा केस वो कह रहा है कि अब दोनों अलग अलग चलें। अलग अलग चलने की बात कैसी है कि अगर मैं ये कहूं ये ए ब्लॉक है और ये बी ब्लॉक है, इसका मास एम है, इसका मास कैपिटल एम है, और ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है कितना, आर, इस पे फोर्स लग रहा है कितना, एफ, और वो कह रहा है कि इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स है वो अब एफ से कम है और यहाँ पे तो पहले से ही कम है।
यहाँ पे तो पहले ही 0 है। अब कम लग रहा है, अब जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कितना है, लगाए गए फोर्स से कम है, तो ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तो बी तो अलग चलेगा और ए अलग चलेगा। तो पहले बी की कंडीशन देखें, अगर बी चल रहा है तो बी नेट कितना चल रहा होगा, बी पे जो फोर्स लग रहा है वो कितना नेट लग रहा होगा, एक आधा इधर लग रहा है आधा अपोजिट लग रहा है, तो डायरेक्शन टोटल फोर्स लगेगा कितना, एफ माइनस एफ एफ इंटू एम इंटू ए बी, यही होगा। तो ए बी की वैल्यू निकालूं यहां से कितनी आ जाएगी, एफ माइनस एफ एफ अपॉन एम, और एफ एफ की वैल्यू म्यू आर अपॉन एम, और आर बराबर क्या होता है, एम जी। तो जो बी पे जो एक्सेलरेशन होगा, बी पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, एफ माइनस म्यू एम जी अपॉन एम। इसको हटा दूं दूसरे को। इसका जो लास्ट केस है कि अब दोनों चल रहे हैं तो अब ए चलेगा तो क्या होगा, ये बी की बात की थी, ए बी तो चल रहा है, तो ए चल रहा है, ए पे फोर्स कितना लग रहा है, केवल और केवल फ्रिक्शन फोर्स, तो एफ बराबर हो गया एम ए ए। एम कितना है, कैपिटल एम, देख लो। ए बराबर क्या हो जाएगा, एफ एफ अपॉन एम, एफ मतलब म्यू आर अपॉन एम, कैपिटल एम चल रहा है ये, और आर की वैल्यू कितनी होगी, एम जी, स्मॉल एम जी। स्मॉल एम जी क्यों, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो केवल और केवल किस पे लग रहा है, बी पे लग रहा है। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो केवल और केवल किस पे लग रहा है, बी पे लग रहा है, इस वजह से आर की वैल्यू कितनी होगी, म्यू एम जी अपॉन एम। तो ये बात करती है, अपन ने इतनी बात की। आज का लेक्चर हम यहीं रोकते हैं, अगले लेक्चर में हम नए चैप्टर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, नए चैप्टर की बात करेंगे। आज का ये चैप्टर खत्म हुआ, अपना लॉज ऑफ मोशन कंप्लीट हो गया। इस लेक्चर के साथ अपना लॉज ऑफ मोशन जो चैप्टर पढ़ रहे थे अपन, वो खत्म हो गया। अगर तुम्हें प्रीवियस वीडियो देखनी है तो इसके डिस्क्रिप्शन लिंक दिए होंगे, इसके डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिए होंगे प्रीवियस वीडियोस की, तो उनको भी देखना चाहो तो उनको भी देख सकते हो। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू। अगली क्लास में मिलते हैं, अगले लेक्चर में मिलेंगे। धन्यवाद।